हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो चैप्टर हमारा है वो कौन सा है, वास्तविक संख्याएं, अर्थात रियल नंबर। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर को जान लेते हैं कि ये रियल नंबर आखिर है क्या। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी, कौन कौन से रियल नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, वो सारी चीज़ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। जानते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से बताया है, अगर नहीं जानते हो तो आप जान लो। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। बस यही परिभाषा सिंपल सी है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसे आर से प्रकट करते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, बाकी ये आपके कोई काम की नहीं है, ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। ठीक है, आगे क्या लिखा है उस पर फोकस करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पी अपान क्यू के रूप में होती हैं। जो इसका क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस यही आपकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि जो इसका क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्याओं की बात करें तो कैसे होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं इसका भी वीडियो बना देंगे। अगर पढ़ा होगा तो आप देख लो, लिस्ट में अगर पढ़ा हो तो देख सकते हो, अदरवाइज इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से कोई भी संख्या होती तो उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये भी कोई ज़्यादा काम की नहीं है, जो कोई काम का सिर्फ वो बताएंगे, बाकी फालतू का लिख दिया गया। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। रियल में प्रकार देखें तो एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तो आप जानते हो कि जो प्लस होगी वो धनात्मक, जो माइनस होगी ऋणात्मक। बस सिंपल सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, जिसमें माइनस लगा बस वो प्लस वाली है, माइनस वाली बस। जो जो रियल है वो क्या है, वो रियल ये है, ये रियल है। ये इसमें कह रहा है कि आपको दिखाना है, इसका वर्गीकरण दिया हुआ परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्याएं। इसके भी टेबल आपको हम दिखा देंगे कि पूर्ण संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भी सारी संख्याएं आपकी आएंगी। और कौन सी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी अभी दिखा देंगे। ठीक है, नंबर बात करते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या होती है अभी बताया है, इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्यू हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि परिभाषा में दिया है। आप परिभाषा से नहीं, जो हम बता रहे हैं उससे देखना। परिभाषा तो एक मात्र आपके सपोर्ट के लिए है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो हम बता रहे हैं वो भी उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, इसको क्या है, पी अपान क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। जैसे 1/2, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा हुआ है, इसके बटे में 0 नहीं है। कह रहा है कि जो हमारा क्या है वो क्यों नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी क्यों बटे में कुछ भी हो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है,
और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे √2 हो गया, √3 अभी बताया था, √3 √5, जिनको P/Q के रूप में ही नहीं लिखा जा सकता है, इसका फॉर्म ही नहीं है ये, तो ये परिमेय संख्या कहाँ से हो जाएगी। वही लिखा है कि जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना संभव नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक पर, पूर्णांक की। देखो, अगर बात करें पूर्णांक की परिभाषा से आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, बट जो हम बता रहे हैं उसको आप समझ लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पूर्णांक की, ठीक है। अब आपके पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक देखो दो होते हैं, 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके जो इस तरफ होंगी सारी माइनस की, -1 -2 माइनस का इनफाइनाइट तक जो भी होंगी वो सारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी सारे पूर्णांक ही। और अगर रियल में बात करें तो पूर्णांक होते क्या हैं, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण धन अंक, जिसका अंक पूर्ण लिखा हो वो आपके पूर्णांक होते हैं। जैसे 4 लिखा हो, 2 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बट ऐसे नहीं लिखा हो कि 0.25 लिखा हो, ये पूर्णांक आपका नहीं है, क्योंकि इसको पूर्ण संख्या नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये आपका कोई न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है। अब 0 के अगर इस तरफ की बात करें, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से कहाँ तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। वो आपके सारे कैसे हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, ये आपके सारे कैसे हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अगर बात करें पूर्ण संख्या की तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, ज़रा ध्यान देना, देखो ना। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये हमारी 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, आपके इनफाइनाइट तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें कोई दशमलव सलव वाला अंक नहीं होता है, पूर्ण अंक, पूर्ण संख्या होती है, पूरी संख्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो कहाँ से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो ये 1 से शुरू होती है। 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो सीधा सीधा अगर ये सारे सूत्र ना याद करके सिर्फ आप एक सूत्र याद कर लो, पूरा एचसीएफ और एचसीएफ आपका फाइंड आउट हो जाएगा। वो कौन सा सूत्र है, आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, ए और बी, ठीक है। दो संख्याएं दी जाएंगी ए और बी। ए, ठीक है, ए हो जाएगा गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बस इतना सा याद कर लो, आपको पूरा का पूरा काम हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका काम हो जाएगा। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये पूरी का पूरा इसी बस इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके ऐसे बनाया गया है। बस सिर्फ इतना सा याद कर लो कि क्या होता है, ए गुणा बी, अरे कहाँ चला गया,
ए गुणा बी, दो संख्याएं दी हुई हैं उनका गुणा गुणे HCF गुणे LCM। ठीक, इस प्रकार से अगर आप कर लोगे तो पूरा का पूरा ये चारों पांचों सूत्र जो हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है वो क्या होती है? यूक्लिड, इस पर आपका एक सवाल क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर एक सवाल आपका जरूर आता है। कौन सा सवाल? कि जो हमारा होता है R इक्वल टू ए बी प्लस क्यू। आप इसमें देखो लिखा है ए इक्वल टू, क्या लिखा है देखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर को शेषफल माना गया है और हम लोगों ने क्या किया है? क्यू को शेषफल माना है। आप कैसे भी लिखो बस सही होना चाहिए आपका, लिख किसी भी प्रकार से सकते हो। कैसे उसमें लिखा है, जैसे उसमें लिखा है उसी प्रकार अगर लिखना चाहें तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें आर को शेषफल लिया गया, हम लोगों ने क्या किया? क्यू को शेषफल लिया। समीकरण आपकी दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, ना ये गलत है ना ये गलत, दोनों आप क्या हैं? दोनों की दोनों सही हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसमें आर शेषफल है, इसमें क्यू शेषफल है। अगर ऐसे लिखना चाहें जो भी संख्या आपकी दी हुई, जैसे यहाँ पर क्यू संख्या दी है, यहाँ इसमें भी देखो बी लिया गया है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है? इसमें भी हम लोगों ने ए लिया है, इन्होंने बी लिया है, तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हम लोगों से अगर हम लोग अपने समीकरण लिखे हैं तो क्यू 0 और ये बी, हम लोगों की समीकरण ये बन जाएगी, इनकी समीकरण ये बन रही है। कोई भी गलती नहीं है बेटा, कुछ भी आप लगाओ, बस आपका क्या हो? सही हो बस। ये आपके पेपर में इस पर हम लोगों ने सवाल किए हैं और भी करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला टू का विभाज्य, टू का विभाज्यता का नियम। तो आप जानते हो कि जिसके अंक में 2, 4, 6, 8 आए वो आसानी से 2 से विभाज्य हो जाती हैं। 3 का अगर करें, इनके जो क्या है सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे आपके लिखा हो 3, 4, 5 लिखा हो, इनके अंकों का 3, 4, 7, 5 12 हो जाएगा। मतलब अब 12 तो 3 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या आपकी पूरी क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको भाग करने से आसानी रहती है। आगे की हम लोग सोच सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, बस इसके ये काम आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। जो 4 से विभाज्यता का नियम है वो क्या है? अगर इकाई अंक और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, अर्थात जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो आपके सामने, एक एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हो 4, 5, 8 लिखा हो, अगर ये लास्ट की संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या, लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब ये 4 से विभाजित तो है नहीं, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अब जैसे कोई बड़ी संख्या लें, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 4, 9, 8, 7, 2। अब इसको अगर देखें तो ये 4 से विभाज्य है कि नहीं? 4 1 जा 4,
18 4 जा 72, अर्थात ये संख्या आपकी पूरी की पूरी 4 से विभाज्य है। सिर्फ से और सिर्फ आपके क्या है, लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। अगर वो आपके 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। 5 को तो सिंपल होता है, 5 का तो सिंपल होता है, अगर लास्ट में 0 या 5 किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 4 5 लिखाओ तब भी ये 5 से विभाज्य है। 5 4 0 लिखाओ तब भी ये 5 से विभाज्य है। ठीक है, आपकी दोनों संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाज्य हैं। 5 का तो सिंपल है। अब बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। अगर 6 से विभाज्यता का नियम देखें, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे लिखें 63, अगर ये 3 से विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है तभी ये 6 से विभाज्य होगी। अब ये 3 से तो विभाज्य है, बट क्या है, ये 2 से तो विभाज्य है नहीं, अर्थात ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। कोई 6 ऐसा एग्जाम्पल है जो इससे 3 से भी, और जैसे 18 लें, 18 तो आपका 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, अर्थात ये 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 6 का भी कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब रह गया हमारा 7 का। 7 का तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे देखो इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से देखें तो दूसरा है। अगर हम अपना मेथड बताएंगे तो एक इनका मेथड देखो देख लेते हैं, फिर अपना मेथड हम लोग जानेंगे कैसे दिखाते हैं कि 7 से विभाज्य है नहीं। इसके मेथड में कह रहा है, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसमें इकाई अंक जो है घटा दें तो 340 बचेगा। घटा दें ऐसे 343 लिखा है, इसमें इकाई अंक कौन सा आपका है, 3 है। जो इसका है इसका दोगुना करने पर, इसका दोगुना 3 का दोगुना कितना हो जाता है, 6। बाकी संख्या कौन सी बच गई, 34 में 6 घटाने पर आपका 28 आ जाता है। अगर ये संख्या आपकी 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी ये 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, और जो अपना मेथड है ज़रा उस पर ध्यान देते हैं। अपना नियम तो यही कहता है कि ये सब करने के बजाय अगर 343 लिखा है और 7 से भाग करना है तो इतनी देर में आप 7 से भाग कर सकते हो। कैसे, जब तक इसमें से इसको देखोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे, फिर इसमें घटाओगे, तब इसको भाग करोगे। इससे अच्छा है तो इसको 6 50 93, ठीक, भाग करके देख लो आसानी से, इससे तो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 8 से बचता का नियम। 8 का भी सिंपल है। 8 का बचता का नियम 9 का, 10 का, 11 का, 12 का और तय कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं। जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी हो, जैसे कोई बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या तो 4 से 2 से काम चल जाता है। ठीक है, कोई बड़ी संख्या लिखी हो जैसे 1 5 4 8 8, इस प्रकार संख्या लिखी हुई है, और इसका क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बस 3 अंक देखते हैं। अब 4 में क्या होता है, सिर्फ 2 ही अंक देखते हैं। अगर ये 8 से विभाज्य तो आगे की संख्या 8 से विभाज्य, पूरी संख्या मतलब 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से 8 8 61, अर्थात ये पूरी संख्या आपकी क्या है, 8 से विभाज्य, पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य है। 9 का तो सिंपल है, अगर अंकों को जोड़ो, अगर 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य। जिस प्रकार 3 का है उसी प्रकार 9 का। हर संख्या, बस 2 पॉइंट इसमें से याद करना, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, कि प्रत्येक संख्या, जैसे कोई संख्या ए है, अगर वो 3 से विभाज्य है तो ज़रूरी नहीं
तो क्या होगा, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से तो विभाज्य पक्का 100% वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल गलत बोला। क्यों क्यों गलत बोला? ज़रा इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। और एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। देखो बेटा, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो ज़रूरी नहीं कि 9 से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। क्यों? अगर कोई संख्या 27 लिखी है तो ये 9 से तो विभाज्य है, 3 से भी है, मतलब ये संख्या तो फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, जैसे कोई संख्या लें, जैसे यहाँ पर मान लो हमने 6 ले लिया। अब 6 तो आपकी 3 से विभाज्य है, बट आपकी 9 से विभाज्य नहीं है। ये नियम आपको बस याद रखना है कि बस 2 नियम आपको याद रखना है। कौन कौन से? अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य ज़रूरी नहीं कि वो 9 से विभाज्य ही हो। हर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य अवश्य होगी। इतना तो क्लियर है। बस सिर्फ इसमें यही पॉइंट मेन था जो आपको अच्छे से समझना है। बाकी इतना मेन नहीं, बस इसको आपको अच्छे से समझ लेना है बस। ठीक है। अब 10 से विभाज्यता का नियम तो आसानी से, अगर 0 है तो 10 के विभाज्य हो जाएगी। सिर्फ 0 लास्ट में 0 10 से विभाज्य हो जाएगी। 11 का समझ लेते हैं, 11 का नियम। इसके देखो, अगर 11 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो इसके भी 2 नियम हैं। इसमें से जो कह रहा है वो एक अपना नियम। अपना नियम क्या कहता है? पहले इनका नियम देख लेते हैं। इनका नियम ये कहता है कि अगर इकाई अंक और कह रहा है कि जिस संख्या के सम स्थानों विषम स्थानों का योग बराबर हो। अब कोई संख्या आपको दे दी गई, उसके सम अंक और विषम अंक के स्थानों का योग बराबर हो। जैसे आपके सामने दिया गया 6 5 6 1 4, ये दे दिया गया। अब ये तो कहीं पर है 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इसके और इसके और इसके और इसका योग कितना हो जाएगा? 6, इसका योग 16। इकाई अंक सम स्थानों और विषम स्थानों, इसका योग 16 6 22। अर्थात इसका फिर इसका योग करेंगे। इसका योग अगर 11 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये इनका नियम कहता है। ज़रा फिर से इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है। जो इनका नियम कहना चाहता है वो क्या जाएगा? अगर कोई संख्या 11 का डिविजिबल देखते हैं, और कोई संख्या जैसे 5 4 9 5 लिखा हो, इसके सम और विषम इस प्रकार लिखा हो। सम कौन पर होंगे? अर्थात एक पर अंतर पर सम होगा, एक अंतर पर विषम होगा। और फिर क्या करते हैं? इनका योग करते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा? 23। अब ये संख्या 11 से तो विभाज्य है नहीं, 11 से तो विभाज्य है नहीं। अर्थात ये पूरी जो संख्या आपकी दी हुई है वो क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल नहीं होगी। कुछ समझ आ रहा है? 11 से डिविजिबल नहीं होगी। इसके जब हम लोग क्या देखते हैं, ये उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, और फिर पूरे जो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग निकलेगा उसके पूरे अंकों का योग निकाल लें। इसके फिर इसके, अगर ये जो निकलेगा यहाँ पर कुछ भी हो, अगर वो 11 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अब अगर दूसरा, अगर अपनी तरफ से पॉइंट देखना चाहें 11 से, इसी एग्जाम्पल पर लागू करते हैं, ज़रा देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जो अपना नियम है, अपना नियम ये कहता है कि 2 2 का पेयर बना लूँ। पेयर बना लिया 2 2 का, ठीक है। इसको 11 से भाग दूँ पहले,
निकटतम 11 से भाग देना। प्लस माइनस कुछ भी है तो 11 पच्चे 55, माइनस का 1 आया इसमें, ज़रा ध्यान देना, इसमें माइनस का 1 आया, इसमें भाग देंगे तो 99 आएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, अर्थात जो माइनस का 5 हो 11 से डिविजिबल हमारा नहीं है। माइनस को चिन्ह को नहीं देखते हैं, सिर्फ ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो आपका क्या हो जाएगा, वो 11 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अगर एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल आपको समझना है किसी भी प्रकार से, सिर्फ आपको समझाने का मेरा प्रयास है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें मेरी भी गलती होगी, आप समझने का प्रयास तो करें एक बार। जैसे लिखा हमने, कोई देखो इनका अंक ले लें और अपना नियम लगा रहे, फिर जैसे इनका अंक ले रहे हैं 89012, 89012 अंक ले रहे हैं। क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। सबसे पहले कौन कौन से अंक का 2 का पेयर बनाते हैं, कैसे, इधर से पेयर बनाते हैं, इधर से, इधर नहीं है तो 0 बढ़ा लेते हैं, इधर अगर नहीं कुछ है तो इधर क्या करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसमें 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, -3 कम है तो -3, 11 अट्ठे 88 तो प्लस का 2 बच जाएगा, 11 कम 11 प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बच गया। अब देखो ये 1 2 3 पूरा पूरा कट गया था, 0 आ गया। जब 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई भी टेबल का कोई भी आ जाए हिस्सा, तो आपकी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर 11 आ जाए या 11 का कोई गुणनखंड आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए 22, 33, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 आ जाए, 88 आ जाए, 99 आ जाए, तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। इतना नहीं आएगा, सिर्फ बहुत ज़्यादा 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, ठीक, या फिर 0 आएगा, बस इससे ऊपर नहीं आता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ तक तो मेरा प्रयास है आपको समझाने का, आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रा फोकस करके इसको बता रहे हैं। अब 12 से तो जानते हो, अगर 3 और 4 से जो विभाज्य है, क्योंकि इसका 12 का गुणनखंड नहीं होता है, 3 × 4, जो संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाज्य होगी, वो संख्या आपकी 12 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल है 4632 लिखा है, इसमें कुछ भी लिखा हो मुझसे मतलब नहीं है। अब लास्ट 6 4 10, 10 5 15 था, तो ये संख्या 3 से तो विभाज्य है। अब देखते हैं 4 से विभाज्य है नहीं, 4 में सिर्फ लास्ट 2 देखते हैं, अर्थात ये संख्या भी आपकी 12 से विभाज्य, क्योंकि ये 4 से भी आपका कट जाएगा, 4 कट जाए 32 होता है, ये संख्या आपकी 4 से भी कट जाएगी, ठीक है। हाँ, बस टेबल जो मेन है उसको ज़रा फोकस करते हैं, ये आपकी जो क्या है वो इम्पोर्टेंट है, बस टेबल ही आपकी। इसके लिए हमने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है, ज़रा इसको अच्छे से लिख लेना आप, एक बार आप ज़रूर इसको लिख लेना प्लीज़, ठीक है। आपको ये 100% काम आएगा, आपको एक बार सिर्फ इसको लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद अभी सम संख्या हम बताएंगे क्या होती है विषम संख्या, तब तक आप इसको लिख लो जो जो इसमें लिखी हुई हैं, बाकी इसकी डिटेल अभी हम आपको आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। सम संख्याएँ, सम संख्या तो आप जानते हो 4 6 8 10 12, ये भी सम संख्या होती है। विषम संख्या जानते हो 1 3 5 7 9, ये तो आप जानते हो, ये भी आप जानते हो। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक तो भी बताए थे कि क्या होती है, -∞ से लेकर 0 सहित +∞ तक, ठीक है। भाज्य संख्याएँ, जो संख्याएँ स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाज्य हो जाए, वो भाज्य संख्याएँ होती हैं। 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, 2 आपकी क्या है, अभाज्य सम संख्या है। अभी आगे बताएंगे कि जो आपकी है 2, वो क्या है, अभाज्य। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य सम संख्या है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी है जो क्या है, आपकी अभाज्य
सम संख्या है, इस पर अभी चर्चा करेंगे, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। परेशान मत होना। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। सहअभाज्य क्या होती हैं? 3 - 2, माइनस का 1 आ जाएगा, -1 -2। सहअभाज्य जो स्वयं से भी कटे और किसी से ना कटे, सिर्फ स्वयं के अतिरिक्त। परिमेय संख्या तो भी आपको बताया था, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय। अपरिमेय भी बताया था, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्याएं तो जाते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं इनको यह बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, जिनके अंडर के रूट के अंदर कुछ भी संख्या दी होती है। रूट में जैसे आपको दिया गया हो रूट -5, ये आपकी कैसी है? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या है, ठीक है। ये आपकी टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसको क्या करना है? एक बार नोट ज़रूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि भी बताएंगे सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटती है, भाज्य संख्या कहलाती हैं। सहअभाज्य 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। HCF आप निकालना तो जानते हो, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का अर्थ होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी HCF और LCM आपको निकालना बताएंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बस एक ये टेबल मेन है और एक पूर्ण टेबल जो बताई थी, बस आपके लिए 2 टेबल तो बहुत ही ज़रूरी और मेन है। इनको टेबल आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या ज़रा देखते हैं कि सबसे छोटी अंक संख्या कौन होती है? 1 अंक की सबसे छोटी अंक की संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कोई निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होती है? 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और ये था 9999। इसी प्रकार 5 अंकों की, इसी प्रकार 6 अंकों की, ठीक है। आप लोगों को भी हमने बताया था, क्या एक पॉइंट बताया था कि जो हमारी 2 है, 2 ये क्या है? ये लिख लेना। ये क्या हमारी एक अभाज्य कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य सम संख्या है। ये हमारी 2 क्या है? 2 ही केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जो हमारी क्या है? अभाज्य और सम संख्या है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपका रक्षाबंधन जो है वो आपका आसानी से चला जाए। और जैसा कि आप जानते हो कि रक्षाबंधन को आप लोग छुट्टी भी मनाओगे, इसीलिए इसको क्या करेंगे, ज़्यादा वीडियो भी नहीं डालेंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत हो। और आपकी वही संडे तक क्लास बंद रहेगी। उसके बाद आपको फिर से 1 तारीख से आपको फिर से क्लास 4 तारीख से फिर से आपकी क्लास स्टार्ट होंगी।
क्योंकि 3 तारीख को संडे है, 4 तारीख को या फिर आपकी सीधे 1 शनिवार को भी आपकी वीडियो मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, और आप क्या करना है, एक काम और कर देना, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो उस पर जुड़ जाना, और आपको उस पर इसकी जो है PDF भी मिल जाएगी, और उसका वीडियो लिंक भी मिलता रहेगा डेली आपको। टेलीग्राम का नाम है, जो यही हमारा चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का नाम है। आप जानते सर्च कर लेना, मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भी है, आप उस पर भी व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।